नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से डीएसएल एक्टर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। मैं देव सर आप सभी का साइंस एजुकेटर फिर से स्वागत करता हूं डीएसएल एक्टर्स की लेटेस्ट लाइव क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9th का जो टॉपिक था आपका दूसरा वाला, वो है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या जाना था? हम लोगों ने पिछले सेशन में जाना था कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। उनकी कणों के आधार पर विशेषताएं हम लोगों ने देखी थी अच्छी तरह से। और कुछ मोटा मोटी हम लोगों ने ऊपर क्या अध्ययन किया था, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बीईसी अवस्थाओं को भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा फुल डिस्कशन करने वाले हैं द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं का, कि द्रव्य यानी क्या होता है। आपका पदार्थ ही होता है, पदार्थ या द्रव्य एक ही बात होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पर। तो पहले अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो अब जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं जो आपको बताते जा रहा हूँ उन सभी को पहले तो आप नोट्स बनाते चलिए। सभी चीज़ें आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जितना भी है सभी तरीके से उस पर आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि सभी चीज़ें क्लियर रखना है और अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से देना है। 9th आपकी अच्छी होगी तो 10th भी बहुत अच्छी ही होगी, क्योंकि 9th से कुछ रिलेटेड रहता है 10th का सिलेबस। अब कुछ ही दिनों बाद मैं 10th का भी बैच यहाँ पर अनाउंस कर दूंगा, तो 10th में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से आगे की चीज़ों को, जब आप लोग 10th में आ जाएंगे। अभी आप लोग 9th में, तो 9th का आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, तो 10th में मैं बता दे रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसमें जानते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहेंगे? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस कहिए इसको। मैटर को हम लोग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। इसमें क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो द्रव्य की सामान्यतः जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है आपकी कौन सी? ठोस, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सॉलिड। और द्रव वो होती है कौन सी? द्रव अवस्था, वो चीज़ अलग है। द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर होता है, तो आप इसको बिल्कुल देखते रहिए कि द्रव्य और द्रव बराबर नहीं है एक दूसरे के, इस चीज़ को क्लियर रखना। तो द्रव अवस्था के बारे में लिक्विड फॉर्म में, और तीसरी अवस्था जो आपका है वो गैस स्टेट। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे डिटेल से, क्योंकि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम व्यू से कि ठोस अवस्था का वर्णन कीजिए या ठोस अवस्था किसे कहते हैं उसके बारे में उल्लेख कीजिए। तो आपको पूरी चीज़ें उसमें डिटेल से पता होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। चलिए, तो हम लोग समझते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो पहले द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है? 3 प्रकार की। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक साथ उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम एक साथ उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक साथ तीनों अवस्थाओं को एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर चलने दो, इतना तो चलेगा। देखो तो भाई, डिजाइन बन गई एकदम, लहरा रही है एकदम नागिन की तरह। चलिए, अब हम लोग अपनी अवस्थाओं को पढ़ते हैं, मतलब पदार्थ की अवस्थाओं को पढ़ते हैं, अपनी नहीं, पदार्थ की अवस्थाओं को। हमारी तो अलग ही अवस्थाएं होती हैं सर, वृद्धावस्था, शिशुअवस्था, तो ये नहीं पढ़ना है हम लोग। कौन सी अवस्था पढ़ना है? पदार्थ की। तो यहाँ पर डालते चलिए। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 बनाने थे, 1 मिनट, सॉरी। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे? क्रम संख्या डाल लेना, पहला। और यहाँ पर डालेंगे हम लोग क्या? गुण के बारे में। क्या डालेंगे? गुण के बारे में। और यहाँ लिखेंगे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और यहाँ पर गैस अवस्था। तीन प्रकार की हम लोगों की अवस्थाएं हो गई। इसे हम लोग इंग्लिश में लिखिए गैस, इसे लिखिए लिक्विड, इसे लिखिए सॉलिड। चलिए, तो पहला जो गुण है आकार का, दूसरा देखेंगे हम लोग आयतन, तीसरा देखेंगे
घनत्व। चौथा देखेंगे संपीडितता। और पांचवा यहाँ पर देखेंगे हम लोग पॉइंट प्रसार। छठवां देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। और सातवां देखेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा। ये 7 पॉइंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ठोस जो होता है, मैं आपको बता दूं, ठोस पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो कैसे होते हैं, पूर्णतः सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एकदम ठोस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ठोस पदार्थ, जिनका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसे अब मारकर देख लीजिए, ये आपका रिमोट हो गया, आकार इसका जो, ये दोनों क्या है? ठोस पदार्थ हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? इनके आकार होता है, मतलब जैसा इसका आकार अभी ऐसा है, तो हम इसको किसी बर्तन में रख दें तो इसका आकार कैसा रहेगा? सेम, जैसा रिमोट का आकार है वैसा ही रहेगा। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित। तो आकार में हम लोग लिखेंगे तो ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इतना क्लियर आप सभी को? कैसा होता है? निश्चित। यानी कि जैसे जो भी पदार्थ है ठोस आकार में, वो वैसा ही पदार्थ रहेगा, चाहे हम उसे किसी भी जगह पर या किसी बर्तन में रख दें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं इसमें, किसमें देखते हैं? द्रव में। तो द्रव में क्या होता है? अब आपने बोतल में पानी लिया जैसे, तो आपने बोतल के पानी को, बोतल में जैसे मान लीजिए आधा लीटर पानी है, तो उस पानी को आपने दूसरे बर्तन में डाला, तो उस पानी की जितना बर्तन है उसके हिसाब से पानी उसमें क्या हो जाएगा? आपका मतलब तरल अवस्था में फैल जाएगा एकदम से। मतलब जैसा आकार उस बर्तन का रहेगा, मतलब जैसा आकार उस बर्तन का रहेगा, जैसा बोतल में था तो बोतल के आकार का था, जैसे पानी, जैसे आप दूसरे बर्तन में रखेंगे पानी को, तो वो जैसे आकार का रहेगा बर्तन, उसी प्रकार पानी उसमें क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, जगह जगह फैल जाएगा उसी प्रकार से। मतलब कि किसी का भी आकार वो ले लेगा। तो पानी किस प्रकार का पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। जब लिक्विड फॉर्म में है तो वो क्या करेगा? उसका आकार अनिश्चित होगा। कैसा होगा? अनिश्चित होगा। आकार कैसा होगा? अनिश्चित, अनिश्चित होता है। यानी कि जो द्रव होगा वो क्या हो, कैसा होगा? अनिश्चित। मतलब किसी भी बर्तन में रखने पर या किसी पात्र में रखने पर वो क्या हो जाएगा? आपका उसी का रूप ले लेगा, उसी का आकार ले लेगा, उसी बर्तन का। क्लियर है? अब हम लोग इसमें देखेंगे तीसरी अवस्था, गैस अवस्था के बारे में। तो गैस का हम लोग अगर देखें तो गैस का जो आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैस यानी देखो, समझो, जैसे मान लीजिए ये इतने गुब्बारे में, देखिए मान लीजिए ये वाला गुब्बारा है, तो इस गुब्बारे में जितनी गैस भरी हुई है, अगर इसको हम हटा के, इसको फोड़ के और छोड़ दें एकदम, इसको हमने फोड़ दिया तो पूरे हमारे कमरे में फैल जाएगी। जैसे आप समझिए इस प्रकार, जैसे कि आपने अगर इस कमरे में आप अगरबत्ती लगाइए, जिसमें हमारा स्टूडियो है उसमें आप अगरबत्ती लगाइएगा, तो क्या होगा? पूरे कमरे में उसकी गंध फैल जाएगी। वो क्या होता है? गैस अवस्था के कारण वो उसके कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं एकदम से, तो क्या होते हैं? एकदम फैल जाते हैं। मतलब उसका आकार कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इसका जो गैस का आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। किस प्रकार का होता है? अनिश्चित आकार का। यानी आप जिसमें भी रखिए उसी का रूप ले लेगा। आप इस गैस, आप इसने देखो, आप इतने गुब्बारे में भरी गैस, इतने गुब्बारे में, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से गुब्बारे में गैस भरी हुई है और वो अनिश्चित आकार में है। अब मान लीजिए गुब्बारा अगर गोल ना होकर एक दिल टाइप का होता, इस टाइप का होता, देखो इस टाइप का, देखे हो गुब्बारे ऐसे टाइप के, वो आते हैं शादी के टाइम पे, देखा कभी कभी शादी के टाइम पे इस प्रकार गुब्बारे आते हैं, इसमें भरते हो तुम लोग, फूंक फूंक के हवा भरते हो, उस आकार का हो जाता है गैस, है कि नहीं? तो आकार क्या होता है इसका? अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। अब हम लोग इसी में दूसरा पॉइंट देखें तो आयतन क्या होता है? आयतन किस प्रकार का होता है ठोसों का? तो ठोसों का जो आकार होता है और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे रिमोट है, जितनी इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और जितनी मोटाई है, तो इसी का हम लोग अगर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों को गुणा कर दें तो क्या निकल के आएगा? आयतन। तो इसका जो आयतन रहता है वो उतना ही रहता है, यानी निश्चित ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? इसमें निश्चित होते हैं।
निश्चित होते हैं। समझ में आ रहा है कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अब हम लोग इसमें देखें तो जो द्रव अवस्था होती है, द्रव अवस्था में क्या होता है कि जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए पानी का आप जैसे जितना पानी है उतने ही रहेगा, उतना ही लीटर में क्या होगा आपका पानी होगा, उतने ही आपका घन मीटर में उतना ही पानी रहेगा जितना है। जितना ही चौड़ाई ऊंचाई तक भरने से मतलब नहीं है, जितना आयतन रहेगा। यानी कि जैसे किसी पानी में किसी बॉटल में अगर वो उतना कवर कर रहा है तो उतना ही एरिया वो कवर करता है। जितना वो पहले बॉटल में करता था उतना ही कवर एरिया किसमें करेगा आपका, इसमें करेगा आपका उसी बर्तन में जिसमें आपने दूसरे बर्तन में डाल दिया उस पानी को, उतना ही एरिया कवर करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आयतन भी निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? द्रव्यों का निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है। एक बार बता दो, क्लियर है सभी को? कैसा होता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। अब हम लोग गैस की बात करें तो गैस का आयतन कैसा होता है? बड़ी बदतमीज होती है गैस। गैस का जो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। कैसा होता है? दोनों ही अनिश्चित होता है। मतलब कहीं पर भी फैल जाता है। यहाँ पे बैठे हो के पता चला वहाँ पे फैल गया, मतलब इसके जो कण है वो एक कैसे हैं? अनिश्चितता में है। मतलब कहीं भी फैल जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आवारा घूमते रहते हैं गैस के कण। समझ रहे हो? तो इसका जो आयतन रहता है वो कैसा रहता है? गैसों का आयतन अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो अणु क्या होते हैं? कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं बहुत ही। तो इसका जो आपका आयतन होगा वो कैसा होगा? अनिश्चित होगा। अब बता दें यहाँ पर कि आयतन और उसमें क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस। देखो, आयतन क्या चीज़ होती है? तो क्षेत्रफल का जैसा काम होता है वैसा ही आयतन का होता है। क्षेत्रफल हम लोग 2D में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? 2D में। 2D यानी 2 डायमेंशनल जो रहती हैं, लंबाई चौड़ाई रहती हैं, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया यानी क्षेत्रफल। और जब हम लोग उसमें 3 डायमेंशनल लगा कोई चीज़ होगी तो उसका हम लोग निकालते हैं आयतन। बस इतना ही काम होता है कि हम लोग 3D का क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। और एरिया किसका निकालते हैं? 2 डायमेंशनल यानी 2 विमाएँ जिसमें रहती हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए इस प्रकार, जैसे एक आपको किताब दिख रही है इतनी मोटी वाली, एक किताब दिख रही है, तो इस किताब का हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। क्योंकि देखो उसमें लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई इतनी है, लंबाई है और मोटाई है कि नहीं? तो इसका हम लोग आयतन निकालते हैं। तो आयतन होता है क्या? 3 डायमेंशनल के लिए। और आपका एरिया किसके लिए होता है? क्षेत्रफल किसके लिए होता है? 2 डायमेंशनल के लिए। जैसे चौकोर समझ लीजिए आप, वर्ग एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका एरिया बोलते हैं। आप वर्ग का क्षेत्रफल करें तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। तो आयतन यही होता है। अब हम लोग देखें आगे तो घनत्व क्या होता है? घनत्व, तो घनत्व का सीधा सीधा मतलब निकालिए। घनत्व यानी होता है घनापन। क्या होता है? घनापन। यानी कि कितनी दूरी पर कोई चीज़ उससे अटैच है, मतलब कण कितने पास पास हैं, उसी को हम घनत्व कहते हैं। जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा, उसके कण क्या रहेंगे? पास रहेंगे। क्या होगा? घनापन। घनापन नहीं भाई, घनापन नहीं, घनापन बोल रहा हूँ। घनापन यानी जितना ही पास पास रहेंगे उतना ही उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। उससे वस्तु का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। जैसे कि मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ, इस मार्कर को, तो इसका मतलब इसका जो घनत्व है वो क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। और पानी को मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकता हूँ। तो उसको नहीं पकड़ सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकता हूँ। तो उसका क्या है कि उसका घनत्व कम है। किससे कम है? इस ठोस से उसका घनत्व कम है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार हम लोग समझें तो घनत्व जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार घनापन होता है। घनापन जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो घनत्व ठोसों का कैसा होता है? अब मैं यहाँ पर बताऊँ आपको। जैसे कि ये मार्कर की डिब्बी है, तो इसमें आप देखिए कि ये जो है जिस प्रकार का फ्रेम बना हुआ है, तो इसमें क्या है? घनत्व यानी कि जो कण हैं, जो इसके अणु हैं या कण हैं जिसके इस पदार्थ के, इस ठोस पदार्थ के, ये ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के जितने भी कण हैं वो क्या है? पास पास हैं एकदम। तभी ये चीज़ क्या है? घनत्व इसका अधिक होगा। ठोसों का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। तो ठोसों का घनत्व कैसा होता है? यहाँ लिखिए सबसे अधिक। सबसे अधिक। तो ठोसों का घनत्व कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। अब हम लोग बात करें द्रव अवस्था की, तो द्रव में घनत्व कैसा होगा? द्रव में घनत्व होगा ठोसों से कम।
कैसा होगा, ठोसों से कम। क्योंकि पानी क्या होता है, पानी के अणु जो होते हैं, कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसके कारण हम लोग उसको क्या कर पाते हैं, उसको क्या उसको पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब किससे, ठोसों की तुलना में कम होते हैं, मतलब कम घनत्व होता है ठोसों की तुलना में। तो सब इससे क्या हुआ, ठोसों से कम, ठोसों से कम, ठोसों से कम। घनत्व कैसा होता है, ठोसों से कम होता है द्रव का। और गैस का कैसा होता है, गैस का होता है सबसे कम। कैसा होता है, सबसे कम। इसका घनत्व कैसा होता है, सबसे कम। अब ऐसा क्यों, तो आप लोग देखो सीधा होगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखो, जैसे घनत्व आपने याद किया तो घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक है इसका, इसका सबसे कम है, तो ये बीच वाला हो जाएगा, ये हमेशा बीच में रहेगा। यानी कि क्या होगा, ठोसों से कम होगा, ठोसों से कम होगा, सबसे कम ये होगा और आपका सबसे अधिक ये होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और देखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंप्रेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेंशन। क्या कहते हैं, कंप्रेंसिबिलिटी या कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो संपीड्यता का अर्थ होता है यानी किसी चीज़ को दबाव डालना है ना, प्रेस एकदम दबा देना एकदम। अब ऐसे करके आपने ऐसे मार दिया, इसको क्या किया, दबा दिया एकदम से, समझ रहे हो, मतलब प्रेशर देना किसी चीज़ पर। जैसे कहते नहीं ऐसे पकड़ के, किसी से लड़ाई हुई तो ऐसे पकड़ के ऐसे मुक्के ऐसे भीड़ में मिला देंगे हम तुम्हें, ऐसे करते कि नहीं, भीड़ में मिला देंगे हम तुम्हें, जैसे गुब्बारे को मिला के दिखाऊँ मैं तुम्हें, देखो ऐसे करके ऐसे भीड़ में मिला देते एकदम। तो ये क्या होता है, प्रेशर देना होता है, ये प्रेशर देना होता है। यानी कि क्या होता है, संपीड्यता, इसी को हम लोग कहते हैं संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। तो ठोसों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है। कैसी, ना के बराबर, यानी नाम मात्र की होती है, नाम मात्र की। तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है संपीड्यता की, वो कैसी होती है, सबसे कैसी होती है, कम या नगण्य होती है। मतलब उसको हम दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे कम क्या होती है, सबसे कम। तो संपीड्यता सबसे कम किसकी होती है, संपीड्यता सबसे कम, ठोसों की संपीड्यता सबसे कम होती है, क्योंकि ठोसों को हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मार्कर दिख रहा है, इसको हम लोग दबाएं, अगर इसको प्रेस करें, देखो ये दब तो नहीं रहा है, एकदम से नहीं दब रहा है, इसको हमने दबाया एकदम से, देखो एकदम से दबा रहे हैं एकदम जोर से, एकदम टूट ना जाए, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। तो देखो ऐसे कर ऐसे दबा रहे हैं हम इसको, तो ये क्या हो, दब नहीं रहा है, इस पर प्रेशर नहीं लग रहा, मतलब एकदम प्रेशराइज नहीं हो रहा है। कंप्रेसिबिलिटी यानी इसकी बहुत ही कम है। ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, बहुत ही सबसे कम होती है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव पदार्थ की कैसी होती है कंप्रेसिबिलिटी, थोड़ी ठोसों से थोड़ी अधिक होती है। यानी हम पानी को थोड़ा प्रेस कर ही सकते हैं, पानी को प्रेस करना चाहो तो पानी को प्रेस कर सकते हो थोड़ा सा। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि संपीड्यता किसकी होती है, द्रव की कैसी होती है, ठोसों से अधिक होती है। कैसी होती है, ठोसों से अधिक होती है। ठोसों से अधिक कैसी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब दबा सकते हैं। और अगर कहा जाए अब हम गैस अवस्था की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी गैस अवस्था की कैसी होती है, अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यानी मान लीजिए गुब्बारा है और गुब्बारे में गैस भरी हुई है, अब हम इसको दबा रहे हैं, एकदम दबा रहे हैं, एकदम ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे दबाते जा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, दिख रहा है ऐसे। तो हमने इसको क्या किया, प्रेस किया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, मतलब गैस को हम लोग ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं, दबाव डाल के उसको दबा सकते हैं एकदम, समझ रहे हो, दबा सकते हैं। तो क्या होगा, इसकी जो संपीड्यता होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। क्लियर है, कैसी होगी, सबसे अधिक। तो यहाँ पर संपीड्यता सबसे अधिक किसकी होगी, संपीड्यता सबसे अधिक होगी गैसों की। क्लियर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं प्रसार। तो प्रसार का अर्थ क्या होता है, बहना। क्या होता है, बहना। हमारी बहना नहीं, वो बहना नहीं, बहना यानी कि कोई चीज़ का फैलना। जैसे हम ठोस को ऐसे रख दें तो क्या ये फैल जाएगा, नहीं फैलेगा। इसी प्रकार अगर पानी को रख देते तो पानी को अगर हम हाथ में रखते तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फैल के नीचे चला जाता। तो इसका क्या है, जो प्रसार एक गुण है, यानी प्रसार का अर्थ बोला है फैलना, इसको नोट कर लीजिएगा, फैलना होता है या बहना। तो प्रसार किसमें, ठोसों में। बताइए ठोसों में प्रसार कैसा होता है, आप इसे पूछूंगा, बताइए। ठोसों में प्रसार होता है सबसे कम होता है, सबसे कम या नगण्य होता है। तो ठोसों में प्रसार होता है कैसा, नगण्य या सबसे कम। उसी को नगण्य बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सबसे कम बोलते हैं।
तो ठोसों में जो बहने का गुण होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है या नगण्य होता है। अब इसी प्रकार हम द्रव की बात करें तो आप पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, तो इन सभी को अगर तुम हाथ में रखोगे या कहीं पर रखोगे तो एक निश्चित दिशा में यह बहेंगे, यानी कि निश्चित दिशा में बहने का गुण होता है। किसमें होता है, निश्चित दिशा में बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। एकदम अच्छी तरह समझा रहा हूँ, बता देने के बाद जल्दी कमेंट में। क्लियर है आप सभी को कि नहीं? अब हम लोग देखें गैस अवस्था को। तो इसी प्रकार गैस है, गैस के तो और आवारा कण है, इसमें तो और ही घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व है, सबसे कम जब घनत्व है इसमें, तो बताइए क्या होगा, गैस अवस्था कैसी होगी, गैस अवस्था कैसी हो जाएगी आपकी, उसमें प्रसार क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक, बहुत फास्ट फैलेगा। गैस कभी आंखों से दिखती है? अब हमारे बीच में कितनी ऑक्सीजन चल रही है, दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो गैस अवस्था में क्या होता है कि वो हमको क्या होती है, बहती रहती है। क्या होती है, बहती है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि गैसों में क्या होता है, बहने का गुण होता है। तो क्या होता है, सभी दिशाओं में बहने का गुण होता है, सभी दिशाओं में बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। ठीक है, सभी दिशाओं में क्या होता है, बहने का गुण होता है। अब हम लोग देखें अपने, तो क्या होता है कि सभी दिशाओं में जब बहती है तो समझ रहे हो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और हम इत्र लगाए होंगे, क्या लगाए होंगे, इत्र। तो इत्र क्या होता है, एक बाष्पीकृत पदार्थ होता है, वो उड़ जाता है जल्दी, समझ रहे हो। जैसे कभी कभी ऐसा खुला छोड़ दो उसको, अपने आप वो बाष्पित हो जाएगा, मतलब बाष्पन बहुत जल्दी होती है उसमें। तो यहाँ से बाष्प जैसे हुआ तो गैस बना, जैसे गैस बन के हमारे मतलब हमसे कुछ दूरी पर भी बैठे होंगे कुछ दोस्त हमारे, वहाँ तक महक पहुँच जाएगी कि देखो सर जी क्या लगा के आए, परफ्यूम लगा के आए, चलो उनके बैग में से हम भी निकालेंगे, हम भी लगाएंगे परफ्यूम, तो जल्दी आ जाते वो लोग, है कि नहीं। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सभी दिशा में बहने का गुण होता है, प्रसार सबसे अधिक होता है किसमें, सभी दिशा में बहने का गुण और सबसे अधिक होता है, ये तो लिखना पड़ेगा, सबसे अधिक होता है। इसमें क्या लिखेंगे, ठोसों से अधिक होता है। क्लियर है, निश्चित दिशा में बहने का गुण होता है, ठोसों से अधिक, लिख ही देता हूँ, ठोसों से अधिक कहेंगे, अधिक। तो अब हम लोग बढ़े आगे, तो हम लोग देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हमने पहले समझा था। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जब पदार्थ के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है जब भी एक दूसरे को आकर्षित करते हुए बंधे रहते हैं, एक बंधन में बंधे रहते हैं, उसी को सर हम क्या कहते हैं, उसके बीच क्या पाई जाती है, पदार्थ के कणों के बीच में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ठोसों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होती है, कैसी होती है आप ही बताइए, कैसी होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी एक जगह रहने की ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा एक बंधन में बने रहने की ऊर्जा। तो जो एक ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा है जो स्थितिज ऊर्जा, वो एक जगह इसको स्थिर करे हुए है। तो ठोस पदार्थ में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक। कैसी होती है, सबसे अधिक। इसी प्रकार अगर द्रव में देखें तो ठोस से कम होती है, ठोस से कम होती है स्थितिज ऊर्जा। कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा ठोस से कम होती है द्रवों में, और गैस अवस्था में सबसे कम होती है। इसके जो कण होते हैं वो तो भैया बहुत खतरनाक है भैया, वो तो एकदम बिल्कुल जब देखो चाहे जहाँ घूमते फिरते रहते हैं एकदम आवारा तरीके से हैं, एक जगह उनको चैन नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट अपना, तो देखते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका हम लोगों ने सूत्र भी पढ़ा होगा, हाफ mv²। क्योंकि यहाँ पर उसका काम नहीं है, उसका हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है कि जो गतिशील रहते हैं पदार्थ के कण निरंतर, उसी के कारण पदार्थ के कणों में क्या पाई जाती है, उनके बीच गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो गतिज ऊर्जा अगर हम लोग देखें तो ये बह तो नहीं रहा है, ये जा तो नहीं रहा है अपने हिसाब से कहीं पे, मतलब इसमें क्या है, इसके जो कण हैं वो स्थिर हैं, वो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा बहुत कम है। तो इसमें गतिज ऊर्जा कैसे रहेगी, ठोसों में सबसे कम या नगण्य होगी, सबसे कम या नगण्य कहिए, नगण्य यानी होती है ना के बराबर,
और इसमें कैसी होगी द्रव अवस्था में, आप बताइए जल्दी से कमेंट में। तो कैसी होगी, ठोस से अधिक होगी, यानी पानी को हाथ में लोगो बह जाएगा, पानी को हाथ में लेंगे तो बह जाएगा। और इसमें क्या होती है, सबसे अधिक होती है सर, मतलब भाग जाते हैं एकदम, गतिज ऊर्जा बहुत फास्ट होती है इसकी, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी रन करते हैं, दौड़ जाते हैं एकदम। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था के बारे में। हमने तीनों चीज़ें अच्छी तरह से, तीनों अवस्थाओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। आगे देखते हैं त्रिक बिंदु के बारे में। क्या देखेंगे, त्रिक बिंदु। चलिए दोस्तों, ना आपने सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट, त्रिक बिंदु। क्या देखते हैं, त्रिक बिंदु। हेडिंग लगाइए त्रिक बिंदु, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट नाम ही से स्पष्ट है, ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पर समझिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। एक ऐसा तापमान होता है, एक ऐसा दबाव होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है और एक ऐसा तापमान होता है कि जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में एक साथ पाई जाती हैं, तीनों अवस्थाओं में संतुलन पाया जाता है। यानी कि ठोस अवस्था में भी रहेगा, द्रव अवस्था में भी रहेगा, गैस अवस्था में भी रहेगा, वह पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रहेगा, वो संतुलन में रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको रख कीजिए, अभी हेडिंग नहीं रही हमारी। तो लिखेंगे त्रिक बिंदु एक वैसा तापमान दबाव होता है, वैसा तापमान और दबाव होता है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में संतुलन पाया जाता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में संतुलन पाया जाता है, अवस्थाओं में संतुलन पाया जाता है। मतलब तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, संतुलन, मतलब एक समान रहती हैं। अब अगर पानी का हम लोग त्रिक बिंदु देखें, मतलब पानी का त्रिक बिंदु यानी पानी का त्रिक बिंदु देखें तो पानी कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर आपको वो दिखेगा, एक छोटा सा एकदम वो दिखेगा, यहाँ पर पिक्चर दिखेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर देखना, तो इस प्रकार का दिखता है। क्या दिखता है, त्रिक बिंदु। क्या दिखता है, त्रिक बिंदु पानी का। मतलब पानी की क्या होती है, तीनों अवस्थाएं एक साथ रहती हैं, ठोस भी रहेगा, द्रव भी रहेगा और गैस भी रहेगा। तो पानी का त्रिक बिंदु क्या है, 273.16 केल्विन। 16 केल्विन ये क्या होता है, आपका पानी का त्रिक बिंदु होता है। इतने तापमान पर, इतने टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, आपका तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं पानी की। किसकी, पानी की तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही हो तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। आप हमको क्या कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, आपका पूरी तरह से रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, एनी प्रॉब्लम, हर टाइम आपके लिए, हम आपके लिए हमेशा आपके लिए हैं। और आप बस सपोर्ट बना के रखिए, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। आपका साथ रहेगा तो सबका विकास, यानी कि आपका साथ हमारा विकास होगा या आपका भी विकास होगा। चलिए, तो हम आज के इस वीडियो से यहीं पर बता लेते हैं। जय हिंद एवरीवन।